अब हमें ज्ञात है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा kT के तुल्य होती है। इसलिए लैम्डा तथा डी लैम्डा तरंग दैर्घ्य परास में ऊर्जा घनत्व का मान u लैम्डा डी लैम्डा का मान n लैम्डा डी लैम्डा इंटू औसत ऊर्जा के तुल्य होगा। और हमें पता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार समविभाजन के सिद्धांत के अनुसार औसत ऊर्जा का मान प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? kT के बराबर होता है। इसलिए u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा डी लैम्डा इंटू kT के तुल्य होगा। n लैम्डा डी लैम्डा का मान हम पूर्व में निकाल चुके हैं, 8 पाई बटा में लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा इंटू kT। तो ये आ गया u लैम्डा डी लैम्डा का, अर्थात तरंग दैर्घ्य परास लैम्डा तथा डी लैम्डा के मध्य पाए जाने लैम्डा तथा डी लैम्डा तरंग दैर्घ्य परास में ऊर्जा घनत्व का मान 8 पाई बटा लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा इंटू kT के बराबर होता है। इसी को अगर हम u न्यू डी न्यू की टर्म्स में लिखें तो इसका मान कितना आ जाएगा? n न्यू डी न्यू इंटू में kT के बराबर होगा। और n न्यू डी न्यू का मान हम पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं, 8 पाई न्यू स्क्वायर बटा c क्यूब डी न्यू इंटू kT। तो ये समीकरण हमें ये बतलाती है कि न्यू तथा डी न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति परास के अंदर प्रति एकांक आयतन में अर्थात पाए जाने वाली ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व का मान इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें तरंग दैर्घ्य परास के अंदर मान निकालना है तो हम इस समीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि u न्यू का मान न्यू स्क्वायर के समानुपाती होता है, अर्थात अगर हम आवृत्ति का मान बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार से उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊर्जा घनत्व का मान भी लगातार बढ़ता रहना चाहिए। अगर आवृत्ति का मान अनंत की तरफ अग्रसर हो रहा है तो u न्यू का मान भी अनंत की तरफ अग्रसर होना चाहिए। लेकिन जब हम लूमर और प्रिंगशाइम द्वारा प्राप्त ग्राफ को देखते हैं तो इस तरह का करैक्टर दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे हम न्यू का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे u लैम्डा का मान बढ़ता है, लेकिन एक अधिकतम मान आने के बाद उसके मान में कमी आनी शुरू हो जाती है। अर्थात रेले जीन्स का नियम केवल लघु आवृत्ति में ही इस लूमर और प्रिंगशाइम द्वारा प्राप्त विकिरण नियम को समझा सकता है। केवल लो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकता है वीन का नियम, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अर्थात अगर लैम्डा के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें, ये लैम्डा और u लैम्डा के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वीन का नियम केवल दीर्घ तरंग दैर्घ्य के अंदर इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकता है। लघु तरंग दैर्घ्य रेंज के अंदर परास के अंदर इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अर्थात जो हमें लूमर और प्रिंगशाइम का द्वारा विकिरण नियम का ग्राफ प्राप्त हुआ था उसमें लघु तरंग दैर्घ्य परास के अंदर तो केवल वीन का विस्थापन नियम और अधिक परास रेंज के अंदर वीन के विस्थापन रेले जीन्स के नियम द्वारा हम इस ग्राफ को समझा सकते हैं।
पूरी तरह से इस ग्राफ को समझाने के लिए ना तो रेले जीन्स और ना ही वीन दोनों के नियमों के द्वारा इस ग्राफ की हम को नहीं समझा सकते। रेले जीन्स ने यह कहा कि जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा घनत्व का मान भी बढ़ना चाहिए, जो कि इस वितरण नियम के अनुसार असंभव है। इसी घटना को परावैंगनी विपद या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ कहते हैं। इस आर्टिकल को हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमने देखा कि रेले जीन्स ने इस विकिरण नियम को समझाने के लिए दो अवधारणाओं का उपयोग किया। प्रथम अवधारणा, कृष्णिका के अंदर अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है जिसके विस्पंद दीवार की कैविटी की दीवारों पर बनते हैं। दूसरा यह है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊर्जा के समविभाजन नियम का उपयोग करते हैं। ऊर्जा का समविभाजन का नियम क्या है? ऊर्जा के समविभाजन के नियम के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा kT के तुल्य होती है। अप्रगामी तरंगों की अवधारणा को अगर हम लें तो y = a sin वेक्टर k.r लेके हमने कोटर की दीवारों पर निस्पंद माने, नोड्स माने। उनको मानते हुए हमने kx का मान, ky का मान और kz का मान ज्ञात किया। इस मान को समीकरण में रखा तो हमने देखा कि हमारे पास ये वाली समीकरण आती है nx² + ny² + nz² = 2μac का होल स्क्वायर। अगर nx, ny और nz के गोले की कल्पना करें तो हमने देखा कि इस संपूर्ण गोले के लिए अगर हम केवल nx, ny, nz के धनात्मक सेट को लें तो हमें कुल आयतन का 8वां हिस्सा लेना पड़ेगा। उस 8वें हिस्से को लेते ही आवृत्ति परास न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के अंदर प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या अगर हमने ज्ञात करनी है तो इन कंपन विधाओं के लिए इनकी संख्या NU DNU का मान 4π∗c³ DNU के बराबर आया और तरंग दैर्घ्य परास लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य प्रति एकांक आयतन में उपस्थित कंपन विधाओं की संख्या 8πd∆λ/4 के बराबर आया। अगर ऊर्जा के समविभाजन का नियम का यूज़ करें तो हमें ऊर्जा घनत्व का मान u लैम्डा डी लैम्डा का मान 8π/λ4 d kT के तुल्य आया तथा इसी का मान uν dν की टर्म्स में ज्ञात करें तो 8π∗c³ dν dt के बराबर आया, dν kT के बराबर आया। अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि uν का न्यू स्क्वायर के समानुपाती होना चाहिए, अर्थात जैसे जैसे हम आवृत्ति का मान बढ़ाएं वैसे वैसे ऊर्जा घनत्व का मान भी बढ़ना चाहिए। लेकिन लूमर और प्रिंगशाइन द्वारा प्राप्त ग्राफ से स्पष्ट है कि एक अधिकतम मान पर जाने के पश्चात आवृत्ति का मान बढ़ाने पर ऊर्जा घनत्व के मान में कमी आती है। इस समीकरण के अनुसार जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ाएं, आवृत्ति को अगर अनंत की तरफ लेके जाएं तो ऊर्जा घनत्व का मान भी अनंत की तरफ जाना चाहिए। इस घटना को पराबैंगनी विपद या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ कहते हैं, जो रेले जीन्स की समीकरण के द्वारा तो प्राप्त होता है लेकिन लूमर और प्रिंगशाइन द्वारा प्राप्त ग्राफ में इस तरह की कोई भी घटना दिखाई नहीं देती। अर्थात थ्योरेटिकल वैल्यूज़ जो रेले जीन्स ने प्राप्त की और एक्सपेरिमेंटल कर्व जो लूमर और प्रिंगशाइन ने ग्राफ्ट किया, दोनों में असमानता पाई जाती है। रेले जीन्स का नियम केवल एक सीमित क्षेत्र के अंदर इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकता है। केवल अधिक दीर्घ तरंग दैर्घ्य रीजन के अंदर रेले जीन्स का नियम और लघु तरंग दैर्घ्य रीजन के अंदर वीन का नियम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करता है। पूरी तरह से इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए दोनों में से कोई भी नियम पर्याप्त नहीं है। अर्थात क्लासिकल सिद्धांत के द्वारा, चिरसम्मत सांख्यिकी के द्वारा हम इस लूमर और प्रिंगशाइन द्वारा प्राप्त ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए इस ग्राफ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए
प्लांक ने अपना विकिरण नियम दिया जो न केवल लूमर द्वारा प्रिंगशाइम द्वारा प्राप्त ग्राफ को एक्सप्लेन करता है बल्कि यह भी बतलाता है कि लघु परास रेंज के अंदर लघु परास के अंदर यह किस तरह से वीन का नियम और अधिक आवृत्ति परास रेंज के अंदर यह वीन का नियम और लघु आवृत्ति परास में यह रेले जीन्स के नियम को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। प्लांक ने अपने सिद्धांत को बनाने के लिए एक परिकल्पना का उपयोग किया जिसे हम नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।